हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द 5 लव लैंग्वेजेस की बुक समरी। इसके लेखक है गैरी चैपमैन। बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले इसके चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस बुक के सभी चैप्टर इस प्रकार से है। चैप्टर 1 लव रिलेशन, चैप्टर 2 शादी के बाद प्यार का क्या होता है, चैप्टर 3 कीपिंग द लव टैंक फुल, चैप्टर 4 फॉलिंग इन लव, चैप्टर 5 Love language. Words of affirmation. Chapter 6. Love language. Quality time. Chapter 7. Love language. Receiving gifts. Chapter 8. Love language acts of service. Chapter 9. Love languages. Physical touch. Chapter 10. Discovering your primary love language. Chapter 11. Love is a choice. Chapter 12. Love makes the difference. Chapter 13. Loving the unloved. Chapter 14. Children and Love Languages. Chapter 15. A Personal Word. Chapter 16. Conclusion. Chapter 1. लव एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। लव के बारे में जो पहली चीज आप सीखते हैं वो है अपनी फैमिली से प्यार करना। मेरे हिसाब से लव का मतलब है सैम और ग्रेस, जो मेरे मम्मी डैडी है, जो मुझे 50 साल से भी ज्यादा प्यार करते रहे हैं। अगर ये लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं ये बुक लिखने के बजाय अभी तक प्यार ही ढूंढ रहा होता। मेरे लिए घर का मतलब कैरोलिन भी है, जिसके साथ मेरी शादी हुए 40 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, मगर लव की लैंग्वेज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका पूरी दुनिया में एक ही है। अपनी शादी के इतने सालों बाद मैंने ये रियलाइज किया कि लव की 5 इमोशनल लैंग्वेजेस होती है। इन 5 को यूज करके हर कोई अपने लव और इमोशन का इजहार कर सकता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज को समझकर उसे बोलना सीख गए तो एक लॉन्ग लास्टिंग और प्यार भरी मैरिड लाइफ के सीक्रेट की चाबी आपके हाथ लग जाएगी। चैप्टर 2 शादी के बाद प्यार का क्या होता है। एक बार मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं एक मैरिज काउंसलर हूं और मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार्स लीड करता हूं, तो उस आदमी ने सवाल किया, शादी के बाद प्यार का क्या होता है। उस आदमी की 3 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी 10 साल टिकी, दूसरी शादी 3 साल और तीसरी शादी 6 साल तक। अब अपनी तीन शादियों के फेल होने के बाद वो हैरान है कि आखिर शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है। उसकी पहली शादी 3-4 साल तक अच्छी चली, फिर उनका बेबी हो गया। बेबी के आने के बाद उसकी वाइफ का सारा अटेंशन उनके न्यू बॉर्न बेबी की ओर चला गया। पति को लगने लगा कि जैसे घर में उसकी कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। जब उसने ये बात अपनी वाइफ को बोली तो उसका कहा कि 24 घंटे नर्स बनकर बेबी की देखभाल करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि उसे भी इस काम में उसकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर उसे और भी बुरा लगा और फिर उनके बीच दूरी बती चली गई। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके बीच प्यार जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। फिर एक दिन दोनों इस बात के लिए एग्री हो गए कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए और इस तरह ये शादी टूट गई। उसकी दूसरी शादी शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी। सिर्फ 6 मंथ्स की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें अपने हनीमून पे इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि वे कभी इस बात को भूल ही नहीं पाए। शादी से पहले ये एक विलविंड रोमांस था और शादी के बाद असली जंग शुरू हुई। फिर जल्दी ही ये दूसरी शादी भी नहीं टिकी और उस आदमी का एक बार फिर से डिवोर्स हो गया। फिर 3 साल बाद वो और एक लड़की से मिला जिससे उसने 2 साल डेटिंग के बाद शादी कर ली। इस लड़की के साथ शादी करने से पहले उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। इस लड़की के जितना पॉजिटिव पसंद उसे आज तक नहीं मिला था। मगर शादी के कुछ मंथ्स बाद ही वो छोटी छोटी बात पर कंप्लेंट करने लगी, जैसे तुमने कूड़ा बाहर क्यों नहीं रखा या कपड़े सुखाने क्यों नहीं डाले। फिर कुछ दिन बाद उसने उस आदमी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो उसे कहती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। उसकी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जा रही थी और वो नेगेटिव बिहेव करने लगी थी। उनकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था और फिर एक दिन उस आदमी ने अपनी थर्ड वाइफ को भी छोड़ने का मन बना लिया। उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार खत्म हो चुका था और इस तरह फिर तीसरी बार उसका डिवोर्स हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं जो शादी करने के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। ज्यादातर शादियां इसलिए नहीं टूटती कि उसे बचाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि लव को रॉन्ग वे में एक्सप्रेस किया गया। फिर वे अपने फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट और काउंसलर से वजह पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस सवाल का सीधा जवाब यह है, मैरिड लाइफ में एक रोमांटिक लव की डिजायर होना ह्यूमन साइकोलॉजिकल मेकअप है। इसलिए आपको अपने पार्टनर को अटेंशन देने की जरूरत है और आपको उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
हर इंसान की एक डिफरेंट लव लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए आपको अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होगी, जिससे आप एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ का मजा ले सके। चैप्टर 3, कीपिंग द लव टैंक फुल। हर किसी का एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव को प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है और इस तरह लोगों को लव की फील होती है। और जब हमें लव अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में नहीं मिलता तो ये टैंक खाली होता जाता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव की कितनी कमी है। जब ये टैंक्स खाली होने लगते हैं तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसे लगता है कि ये रिलेशन अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे कि 2 साल बाद, हर रिलेशनशिप में ये इश्यूज आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर उनका लव टैंक फुल है तभी वो आपको भी भरपूर प्यार दे पाएंगे। चैप्टर 4, फॉलिंग इन लव। ये चैप्टर थोड़ा पेसिमिस्टिक है और उदास करने वाला भी। मैं आपको इस चैप्टर में किसी के प्यार में पड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बगैर किसी डिटेल्स के मैं इस बात को एक फनी वे में खत्म करूं, क्योंकि आपको फॉलिंग इन लव का प्रोसेस बताते हुए मैं रियलिस्टिक रहना चाहता हूं। हो सकता है कि ये आपको कुछ पेसिमिस्टिक लगे। इस पर्सपेक्टिव का मतलब समझ आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल हैं जो प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं, फिर लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं। ये दुख की बात है, मगर सच है कि हमारे कल्चर में आजकल डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। मैंने देखा है कि 2 साल के इनिशियल लव फेज के बाद लोग पाने पार्टनर के नेचर का दूसरा साइड देखना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। उन्हें ये सोचकर ज्यादा पेन और हर्ट होता है कि वे प्यार में कितने अंधे थे। प्यार का नशा जब उतरता है तो कड़वी रियलिटी नजर आती है जो उन्हें और भी रुड बना देती है। फिर उनके रिश्ते में छोटा सा रीजन भी, जैसे सिंक में बाल मिलना, तकरार की वजह बन जाता है और लोगों के सामने उन्हें झूठ मूठ खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। मैं आपको इस बात का एक सॉल्यूशन दे सकता हूं। फॉलिंग इन लव हर किसी के साथ होता है। अगर हर कपल को ये रियलाइज है कि वे अपनी किसी एक्टिव चॉइस की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर वे फिर से एक दूसरे को प्यार करना भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कहा था कि फॉलिंग इन लव का प्रोसेस एक टेम्परेरी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है और रियल लव तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि इमोशनल फॉलिंग इन लव प्रोसेस शुरू ना हो जाए। फैक्ट तो ये है कि हर रिलेशनशिप डिफरेंट है और इस चैप्टर का मेन फोकस ये समझाना है कि फॉलिंग इन लव तो इजी है मगर स्टेइंग इन लव मुश्किल काम है। दरअसल ये एक बिल्कुल अलग टास्क है। आपको प्यार के रास्ते में हजार मुश्किलें मिलेंगी, कई चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, मगर आपको गिव अप नहीं करना है। हर हाल में अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। और बेस्ट पार्ट है कि जब आप साथ मिलकर इन हडल और ऑब्स्टेकल्स से बाहर आएंगे तो आपका रिलेशन और भी स्ट्रॉन्गर होगा। चैप्टर 5, लव लैंग्वेज 7, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। मेरे हिसाब से आपके पार्टनर के एक्सप्रेसिवली दिल खोलकर आपकी तारीफ करने से आपको हद से ज्यादा खुशी मिलती है और आप पेम्पेड फील करते हैं, तो आपको भी अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। ये आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज है, इसे समझे और इसी के हिसाब से अपने रिश्ते में आगे बढ़े। एक बार एक लेडी 9 मंथ्स तक ट्राई करने के बाद भी अपने हस्बैंड को बेडरूम में पेंट करने के लिए मना नहीं सकी, तो वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। मैंने उसे एडवाइस दिया कि आपका हस्बैंड जो कुछ करे उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दो और फिर देखो कमाल। उस लेडी ने ठीक ऐसा ही किया और जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उनका बेडरूम पेंट कर दिया। जरूरी नहीं कि हर बार एक्शन वर्ड से लाउड ही हो। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज ये है तो इसका मतलब है कि जब कोई आपको रियल कॉम्प्लीमेंट दे, आपसे कहे आई लव यू, साथ ही अगर दूसरी ओर किसी की इंसल्ट से आपका हॉट ब्रेक होता है जो आपके दिल में लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करे। ये बात हमेशा याद रखे, वरना एक जरा सी मिस्टेक भी आपके पार्टनर का दिल दुखा सकती है। चैप्टर 6, लव लैंग्वेज 2, क्वालिटी टाइम। इस चैप्टर में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी कन्वर्सेशन एंजॉय कर सकेंगे। अगर ये आपके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको ये टिप्स डेफिनेटली यूज करने चाहिए। अब हो सकता है कि ये आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ना हो, फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए ये करें। साथ ही अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज के लिए टाइम जरूर निकालें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक लेडी ने बताया कि मेरी और डेरेक की कभी भी फाइट नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनमें रिश्ते में कभी कोई हॉर्डशिप नहीं आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका आपस में कम्युनिकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहा था, इसलिए उनकी कभी कोई फाइट नहीं हुई।
अब उन्हें ये अच्छे से मालूम हो गया था कि अपने स्पाउस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ही ना हो। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ये आपके रिश्ते की चाबी है। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, अपना हर काम उसके साथ मिलकर करें। साथ में की गई एक्टिविटीज को पूरी वैल्यू दे, फिर आपका पार्टनर भी आपको उतनी अटेंशन और भरपूर प्यार देगा। आपको ये बात याद रहे कि अटेंशन ना मिलने पर आपका पार्टनर हट भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिश्ते में दरार डाल सकती है, जैसे अपने पार्टनर की बात ना सुनना, डिस्ट्रैक्शन और अपनी खास डेट्स पोस्टपोन करना। आप ये सब अवॉइड करें तो बेटर है। चैप्टर 7 लव लैंग्वेज 3 रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स एक्चुअली लव का विजुअल सिंबल होते हैं। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स लेना होती है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट्स लेने में बेहद खुशी होती है। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। उन्हें ये चीज इतनी खुशी देती है कि एक स्मॉल डेली जेस्चर का एब्सेसम उन्हें हट कर सकता है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीज नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की सच्ची फीलिंग्स हो। फिर चाहे ये छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे दिल से दिया है। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से आपको अपने पार्टनर की एप्रिशिएशन भी मिलती है। और जैसा कि हमने पहले कहा, अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देकर खुश करते रहिए। पहले उनकी पसंद की चीजों की एक लिस्ट बनाएं, फिर डिसाइड करें कि आपको कैसा गिफ्ट देना चाहिए। चैप्टर 8 लव लैंग्वेज 4 एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक्ट्स ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ लव का एक बेहद जरूरी पार्ट है। लोगों को फीलिंग ऑफ नेसेसिटी के बजाय लव और कंपैशन के साथ एक्ट्स ऑफ सर्विस पर एफर्ट करना चाहिए। किसी भी मैरिड लाइफ की ये एक बहुत डेलिकेट लैंग्वेज होती है, पर इसे अगर कंपैशन के साथ केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई भी मैरिड कपल कंप्लीट हार्मोनी के साथ खुश रह सकता है। अगर आपने लव चूज किया है तो इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करें कि आपका स्पाउस उस लव को फील कर पाए, और तब ये एक्ट इमोशनली इफेक्टिव होगा। ये एक्ट किसी गिल्ट, फियर या रिजेंटमेंट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इन वजहों से आप ये एक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अब मैं आपको जिम की स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। जैनिस नाम की एक औरत थी, उसने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। उसने बताया कि 20 साल तक वो अपने हस्बैंड की सेवा करती रही, मगर उसके पति ने हमेशा उसे डोरमेट की तरह ट्रीट किया। वो उसे इग्नोर करता था और मिसट्रीट भी करता है। उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ह्यूमिलेट किया करता था। उसे फिर भी अपने पति से नफरत नहीं थी। उसने कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहा, मगर लास्ट में वो इतनी तंग आ चुकी थी कि अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उस औरत ने एक्ट ऑफ सर्विस पूरे 20 सालों तक की, मगर उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था। वो एक्ट गिल्ट, रिजेंटमेंट और फियर की वजह से किया गया था। एक एक्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा जब उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा, जब उसका पार्टनर उससे ये कहेगा, लाओ ये काम मैं करता हूँ, और दिल से आपकी हेल्प करेगा, आपका बर्डन कम करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेगा। चैप्टर 9 लव लैंग्वेजेस 5 फिजिकल टच। मुझे लगता है फिजिकल टच वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच करता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आप सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़े या उसके साथ बैठे। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़कर बातें करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। इसे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज करना सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज भी फिजिकल टच है, तो जब भी वो उदास लगे उन्हें एक टाइट हग देकर उनका मूड लिफ्ट करें। इससे उनके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाएगी। चैप्टर 10 डिस्कवरिंग योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। 5 टाइप की डिफरेंट लव लैंग्वेज को केयरफुली एलोबरेट करने के बाद अब मैं उन मेथड्स पर डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी और अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज डिस्कवर कर पाएंगे। इसे करने के पीछे 2 बेसिक रीजंस है। पहला तो ये कि आपको अपनी लैंग्वेज समझ आ जाएगी, और दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या प्रीफर करता है। मैं यहाँ बॉब की स्टोरी बताना चाहूंगा, जिसे लगता है कि फिजिकल टच थ्रू इंटीमेसी के साथ साथ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन उसके लिए प्राइमरी लव लैंग्वेज है। यहाँ मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत से आदमी ये समझने की मिस्टेक करते हैं कि जो उन्हें पसंद है वही उनके पार्टनर को भी अच्छा लगता होगा।
उन्हें लगता है कि औरतें भी फिजिकल टच का मतलब सिर्फ सेक्स समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर किसी औरत को अपने पार्टनर से एप्रिशिएशन, लव और केयर मिले तो वो खुद ही फिजिकली इंटीमेट होना चाहेगी। पहले आप अपने लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करें, उसे समझें जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। जो कपल अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज समझ लेते हैं उन्हीं के बीच ज्यादा गहरा प्यार होता है। चैप्टर 11 लव इज अ चॉइस। अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और हर रोज एक दूसरे को लव करने का वादा करें जिससे आपका लव टैंक हमेशा फुल रहे। इस चैप्टर में रीडर्स के लिए एक सवाल है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कपल अपना गुस्सा और पास्ट की गलतियों को अनदेखा करके एक दूसरे की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। मेरे पास इसका ये जवाब है कि बेसिकली प्यार सही और गलत दोनों रीजन्स की चॉइस है। प्यार में जब एक पार्टनर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। एक मैरिज का मतलब यही है कि इसमें सही और गलत दोनों डिसीजन हो सकते हैं, तो दोनों पार्टनर को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए और माफ करना भी सीखना होगा। हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर की कद्र करनी चाहिए। हो सकता है कि उनमें लाख बुराइयां हो मगर उनके साथ राइट इमोशन के साथ डील करना ही सच्चा लव है। आपके बीच कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो फिर भी फोकस्ड रहे और प्यार करना कभी ना छोड़े। हर रिलेशनशिप में स्पार्क होना चाहिए क्योंकि आदमी और औरत दोनों इसके लिए तरसते हैं। इस बुक के लेखक ने यही एडवाइस किया है कि अगर अपनी लव लाइफ मेंटेन रखनी है तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज सीखे और साथ में माफी मांगना और माफ करना भी, जो कि आपको किसी भी टफ सिचुएशन में एक साथ जोड़े रखेगा। चैप्टर 12 लव मेक्स द डिफरेंस। साइकोलॉजिस्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि दरअसल लव आपकी दूसरी नीड्स जैसे सिग्निफिकेशन, सिक्योरिटी और सेल्फ एप्रिशिएशन के साथ भी एक कनेक्शन फॉर्म करता है। ये प्रूव हो चुका है कि जब आपके पार्टनर का प्यार आपको सेफ और वर्थी फील कराता है, ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप किसी को उतना ही प्यार करते हैं जब पहली बार मिले थे। आप इसे एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं। जब आपको प्यार मिलता है तो आपको फील होता है कि आप कितने वैल्यूएबल है। आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करता है। अगर मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। लव सिर्फ एक सॉल्यूशन ही नहीं है बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म भी है जहां एक अनलविंग स्पाउस भी आपसी अंडरस्टैंडिंग से लविंग बन जाता है। चैप्टर 13 लविंग द अनलव्ड। मेरा ये चैप्टर अपने रीडर्स के क्वेश्चन पर बेस्ड है। उस रीडर का नाम है एन, जिसका सवाल है कि क्या कोई किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार कर सकता है। ये सवाल सुनकर मुझे और मेरी वाइफ को हमारी मैरिड लाइफ के कुछ टफ एक्सपीरियंस याद आ गए थे। हम भी उस दौर से गुजरे थे जब हम दोनों बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे। हमें एक दूसरे पर इतना गुस्सा आता था कि हर छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई होती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। हमारे इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि हमारा मैरिड लाइफ में लव के कॉन्सेप्ट पर से ही यकीन उठ गया था। तब हमने एक साथ बैठकर एक दूसरे के इमोशंस को हट किए बगैर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। गुस्से और हेट के बजाय हमने सॉफ्ट मैनर में एक दूसरे की बातें सुनी और समझी। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के ऑनेस्ट सजेशन दिए जिससे हमारा प्यार भरा रिश्ता बरकरार रहे। और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि हमने अपने लैंग्वेज ऑफ लव डिस्कवर की। किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार करना किसी के लिए भी एक बेहद टफ जॉब हो सकती है। हेट का प्राइमरी रिएक्शन भी हेट और गुस्सा ही होता है। जब रिलेशन में प्यार की कमी होती है तो लव टैंक ड्राई हो जाता है, सेल्फ एस्टीम टूटने लगती है और फिर आपस में दूरियां बनने लगती है। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज ना भूल जाए। इस लव लैंग्वेज को उसके दिल के पास पहुंचने के लिए यूज करें। उसे यकीन दिलाए कि आप उसे समझते हैं और ये सब करके आप अपनी हैप्पीनेस फिर से पा सकते हैं। चैप्टर 14 चिल्ड्रन एंड लव लैंग्वेजेस। ये चैप्टर अपने बच्चों की लव लैंग्वेज समझने के बारे में है। आपको अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और लविंग रिलेशनशिप डेवलप करना सीखना होगा। यहाँ मैंने अपनी शादी के बहुत से रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज किए हैं और उन कपल्स के भी जिन्हें मैंने इतने सालों में काउंसिल किया, ताकि मेरी इस बुक का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सबको समझ आए। मैंने रिलेशनशिप और मैरिज में आने वाले ऐसे कई डिफरेंट सिचुएशन और इश्यूज भी डिस्क्राइब किए हैं जिन्हें मैंने काउंसिल किया है। इस चैप्टर में मैंने बताया है कि बच्चे अपनी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव को शो करने के लिए कैसे डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे की हैबिट है कि वो अपने पेरेंट्स से टोकन ऑफ एप्रिशिएशन लेता है तो उसे हमेशा पेरेंट्स के गिफ्ट्स मिलने की चाहत रहेगी। ये उसकी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव है।
अगर हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव मालूम हो तो वो इसी हिसाब से अपने बच्चे की परवरिश करके उसे एक मेंटली स्टेबल पर्सन बनने में हेल्प कर सकते हैं। और जब बच्चे की लव लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है तो वो उनके बचपन को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को बैडली अफेक्ट कर सकता है। इस बुक में मैंने हर लव लैंग्वेज के लिए 2 एडिशनल सजेशन भी दिए हैं। मैंने हस्बैंड्स और वाइफ्स के लिए प्रोफाइल सर्वेज भी डिस्क्राइब किए हैं क्योंकि इससे प्राइमरी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की लव लैंग्वेज की नीड समझे और उसे मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली पूरा प्यार और सपोर्ट दे। हर बच्चे को प्यार का एहसास कराया जाना चाहिए। चैप्टर 15 अ पर्सनल वर्ड मैं यहाँ 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव का रिकैप करता हूँ। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशन का एक बहुत इफेक्टिव और जरूरी पार्ट होता है। और 5 लव लैंग्वेजेस किसी सिचुएशन को बदल भी सकती है, मगर ये तभी होगा जब पार्टनर एक दूसरे की प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करेंगे। लोग कई सारे इमोशनल एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और बैगेज के साथ एक शादीशुदा लाइफ में एंटर करते हैं। हर किसी की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, अपना एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। हर कोई शादी को लेकर अपनी एक डिफरेंट सोच और अप्रोच रखता है। आपके बीच कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं मगर फिर भी कभी अपने पार्टनर को इमोशनली हर्ट ना करें। जब कोई कपल आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता है तो वे एक दूसरे के साथ रहने के लिए और शादी को बचाने के लिए कंप्रोमाइज करना भी सीख लेते हैं। ये बुक का फाइनल चैप्टर है और इस चैप्टर में मैंने सारे लेसन्स रिविजिट किए हैं जिससे रीडर्स को एक क्लियर कॉम्प्रिहेंशन मिल सके। इस बुक का असली मकसद सारे मैरिड कपल्स तक पहुंचना है। आपको बुक से समझ आ जाएगा कि लेखक इस बारे में कितना डेस्परेट है कि सारी मैरिजेस सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग बने। मैं यहाँ अपना ये ड्रीम भी शेयर करना चाहता हूँ कि डिवोर्स रेट बहुत हो जाए। मैं हर कपल को उनकी लव लाइफ के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। चैप्टर 16 कन्क्लूजन द 5 लव लैंग्वेज लव के बारे में एक ग्रेट स्टोरी है जो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे फील किया जाता है। इसके लिए अपने पार्टनर को स्पेस और टाइम दे, उन्हें इंपोर्टेंस दे और उन्हें स्पेशल फील कराए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज डिस्कवर करें ताकि आप भी उसे सीखकर उनसे उनकी लव लैंग्वेज में बात कर सके जो उन्हें ढेर सारी खुशियां देगा। आप अपने पार्टनर से कैसे प्यार का इजहार करते हैं इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपके पार्टनर को आपसे कुछ शिकायतें हैं तो उस पर गौर करें, एनालाइज करें कि वो आपको किस तरह बिहेव करते देखना चाहते हैं। मैरिज में एक रोमांटिक लव की डिजायर हर ह्यूमन के साइकोलॉजिकल मेकअप में डीपली रूटेड होती है। हर एक को चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दे और अपने रिश्ते में एफर्ट्स डाले। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखे और लव लैंग्वेज के ये सिंपल बेसिक टिप्स फॉलो करके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एंजॉय करें।